हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है, 2 मार्च से आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। उसी को लेकर हम आरपीएफ कांस्टेबल का आज 5 मार्च की शिफ्ट फर्स्ट को एग्ज़ाम एनालाइज करने वाले हैं, जिसमें जीके जीएस करंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी होंगे और उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे जो आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में सहायता कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी शिफ्ट कौन सी है, मतलब आपका पेपर किस तारीख को आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? इसका आंसर है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के जरिए 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए संसद ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इससे शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 21A के तहत राज्य विधि बनाकर 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर सकता है। इस अनुच्छेद के जरिए बच्चों को सशक्त बनाने और स्कूल स्तर पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की मदद है। इसके अलावा 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य में बदलाव किए थे। इसके मुताबिक 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर देने का जिम्मा माता पिता का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों का बढ़ाना। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ाना था। इस योजना के तहत भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और स्टील प्लांट लगाए गए थे। कोयले का उत्पादन भी बढ़ाया गया था। इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ जानकारी है जो इस प्रकार है। इस योजना का मसौदा को प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने तैयार किया था। इसे महालनोबिस योजना भी कहा जाता है। इस योजना के तहत बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। भिलाई में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सोवियत संघ की मदद से बनाया गया था। दुर्गापुरा में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ब्रिटेन यानी यूके की मदद से बनाया गया था और राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जर्मनी की मदद से बनाया गया था। इस योजना के तहत कोयले का उत्पादन भी बढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन है, शर्करा में अल्कोहल मिलने पर कौन सी प्रतिक्रिया होती है? इसका आंसर है किण्वन। शर्करा में अल्कोहल बनने की प्रक्रिया किण्वन कहते हैं। यह एक जैविक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में शर्करा के अणु को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में की जाती है। किण्वन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी कुछ इस प्रकार है। जैसे किण्वन प्रक्रिया में ईस्ट और जीवाणु जैसे कुछ रोगाणुओं की मदद ली जाती है। किण्वन प्रक्रिया के जरिए खाद्य उत्पादन में मदद मिलती है, जैसे कि ब्रेड, पनीर, दही, बियर आदि बनाने में हमें सहायता मिलती है। किण्वन अल्कोहल पेय पदार्थों के उत्पादन का पहला कदम होता है। किण्वन प्रक्रिया मुख्य उद्देश्य अवायवीय परिस्थिति में कोशिकाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा एटीपी का उत्पादन करना है। किण्वन प्रक्रिया एंजाइम अल्कोहल हाइड्रोजनेज द्वारा नियंत्रित की होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे वेग का सूत्र क्या है? वेग का सूत्र है विस्थापन बटा समय। वेग और गति की इकाई मीटर पर सेकंड होती है। समीकरण जैसे v = d/t यानी विस्थापन अपॉन टाइम में v वेग है, d दूरी है और t समय। वस्तु के द्रव्यमान को बल से विभाजित करने वस्तु का त्वरण निर्धारित करें और उत्तर को त्वरण से लगने वाले समय से गुणा करें। अगला क्वेश्चन है, वैशाखी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है पंजाब। वैशाखी त्योहार पंजाब के साथ साथ हरियाणा, असम, त्रिपुरा, झारखंड और बांग्लादेश में मनाया जाता है। वैशाखी को बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। बैसाखी के बारे में, बैसाखी सिख समुदाय के लोगों का नया साल होता है। बैसाखी पंजाब के लोगों के लिए फसल कटाई का भी त्यौहार होता है। बैसाखी वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक होता है। बैसाखी सिख नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। बैसाखी सिख अपने 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को
श्रद्धांजलि देते हैं। बैसाखी सिख धर्म की स्थापना का प्रतीक है। बैसाखी सिख कैलेंडर के मुताबिक वैशाख महीने यानी अप्रैल मई के पहले दिन पड़ता है। बैसाखी के दिन गुरुद्वारे को भी सजाया जाता है और गुरुवाणी सुनी जाती है। बैसाखी के दिन किसानों द्वारा धन्यवाद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बैसाखी के दिन किसान भविष्य की समृद्धि के लिए प्रार्थना भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है दोआब। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। यह शब्द दक्षिण एशिया में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक इंटरफ्लू के समान होता है। दोआब शब्द का मतलब जैसे दो नदियों के बीच की जमीन, यह दो और आब यानी पानी शब्दों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि गंगा यमुना के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। दुनिया में कई दोआब है, जैसे दर्जला और फरात का दोआब, पंजाब हरियाणा का मैदान जो कई नदियों से होकर गुजरता है। भारत में दोआब विशेष रूप से गंगा और यमुना के बीच की भूमि को कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों को लेकर इलाहाबाद में दोनों नदियों के संगम स्थल तक फैला हुआ है। दोआबों के गांव को आधिकारिक तौर पर खादिर बांगर या बांगर के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का आपसी जुड़ाव। वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया भर में अर्थव्यवस्था, समाजों, संस्कृति और राजनीतिक प्रणालियों का आपस में जुड़ना होता है। वैश्वीकरण की वजह से दुनिया भर में वस्तुओं, सेवा, सूचना, प्रौद्योगिकी और धन का आदान प्रदान तेजी से होने लगा है। वैश्वीकरण के कुछ प्रमुख प्रभाव है, जैसे आर्थिक विकास। वैश्वीकरण से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। तकनीकी उन्नति, वैश्वीकरण से तकनीकी उन्नति को बढ़ावा दिया गया है। बेहतर जीवन, वैश्वीकरण ने बेहतर जीवन को बढ़ाया है। बहुराष्ट्रीय कंपनी, वैश्वीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय और बढ़ावा भी हुआ है। वैश्वीकरण आपूर्ति श्रृंखला, जैसे कि वैश्वीकरण से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण हुआ ताकि हमारे यहाँ से एक देश का सामान दूसरे देश में जा सके। सांस्कृतिक आदान प्रदान, वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है। आय असमानता, इसने आय की असमानता को बढ़ाया है। ये इसका नुकसान में गिना जा सकता है। पर्यावरण का नुकसान, वैश्वीकरण से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है। श्रमिकों का शोषण भी ज़्यादा हुआ है गरीब देशों का। और वैश्वीकरण शब्द को अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन के कहा जाता है और इसका हिंदी रूपांतरण ग्लोबलाइजेशन के हिंदी रूपांतरण में भूमंडलीकरण शब्द का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करते हुए चले और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी सहायता मिल सके। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सुधार नीति कब लागू हुई थी? इसका आंसर है 24 जुलाई 1991 को। भारत में आर्थिक सुधार नीति 24 जुलाई 1991 में लागू हुई थी। यह नीति नरसिम्हा राव सरकार ने लागू की थी। आर्थिक सुधार नीति के तहत किए गए उपाय, जैसे विदेश व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार, विदेशी निवेश के प्रति आग्रह, निजीकरण, वैश्वीकरण इत्यादि थे। आर्थिक सुधारों का उद्देश्य क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद करना, बाहरी ऋण के बोझ को कम करना, विदेशी बैंकों से लिया गया कर चुकाना। अगला क्वेश्चन है, राजकीय नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? इसका आंसर है भाग 4 में। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक तत्व है, जिसे डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुच्छेद 31 से 51 तक आते हैं। डीपीएसपी की खास बातें इस प्रकार है, जैसे ये देश के शासन में के लिए दिशा निर्देश देता है। ये गैर बाध्यकारी यानी अदालत इनके उल्लंघन के लिए कार्रवाई नहीं कर सकती। ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि राज्य लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराए। ये सिद्धांत देश के कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने में मदद करते हैं। ये सिद्धांत संविधान की मूल भावना को विस्तृत रूप से बताते हैं। यह सिद्धांत नागरिक और मौलिक अधिकारों के पूरक होते हैं। ये सिद्धांत राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की नीतियों के निरंतरता बनाए रखने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 32 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट जारी करता है। वहीं अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। रिट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे रिट जारी करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका
दायर की जा सकती है। रिट अंग्रेजी के कानून से ही ली गई है और वहाँ इसे विशेषाधिकार रिट कहा जाता है, यानी ब्रिटिश से ली गई है ये। रिट जारी करने का मकसद है मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की शरण लेने का अधिकार लेना है। रिट के कुछ प्रकार है, जैसे बंदित प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रतिष्ठा और उत्प्रेषण। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बीच रिट जारी करने का अंतर। उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के रूप में के लिए सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी करने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार के पास किस अधिनियम के तहत सत्ता चली गई थी? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। 1857 में विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन किया। यह अधिनियम 2 अगस्त 1858 को यूनाइटेड किंगडम की संसद में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन का अंत हो गया और भारत पर ब्रिटिश काउंट का सीधा शासन शुरू हो गया था। इस अधिनियम के तहत किए गए बदलाव है, जैसे भारत का शासन अब रानी के नाम पर ही होगा। भारत में प्रशासन की जिम्मेदारी ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की होगी। भारत का गवर्नर जनरल की जगह वायसराय का पद आ गया। वायसराय को अपने काम में मदद के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद मिली। लंदन की एक राज्य सचिव नियुक्ति किया गया जो भारतीय मामलों को प्रभारी होगा। इस अधिनियम को भारत में एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है 9। वैसे कहीं कहीं 8 प्रकार के हैं, लेकिन अब वर्तमान में 9 प्रकार के होते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य 9 होते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है। यह नृत्य प्राचीन परंपरा और पौराणिक कथाओं का हिस्सा है। यह इसे भावनापूर्ण हाव भाव और जटिल हरकतें शामिल होती हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों से कुछ जुड़ी बातें हैं। ये नृत्य शास्त्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों में दर्शकों को आकर्षित करते हैं। इन नृत्यों की सुंदरता लय और कहानी कहने का मिश्रण होता है। इन नृत्यों में चालें नाजक एवं हाव भाव में अभिव्यंजक होते हैं। इन नृत्यों की कहानी कहने की सुंदरता दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर देती है। कुछ शास्त्रीय नृत्यों और उनके राज्य इस प्रकार है, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में करा जाता है, कथकली केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, उड़ीसी उड़ीसा में, मणिपुरी में, मोहिनीअट्टम केरल में, सत्रिया असम में और छऊ नया नृत्य जोड़ा है जो उड़ीसा के साथ साथ झारखंड पश्चिम बंगाल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1907 में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जर्मनी के स्टारगार्ट में ध्वज लहराया, जिसे सप्तऋषि ध्वज के रूप में भी जाना जाता है? उसका नाम है मैडम कामा, यानी मैडम भिकाजी कामा ने साल 1907 में जर्मनी के स्टारगार्ट में तिरंगा झंडा फहराया था। यह झंडे हरे, केसरी और लाल रंग का था। उस पर वंदे भारत मातरम लिखा हुआ था। मैडम कामा को भारतीय क्रांति की जननी के नाम से भी जाना जाता है। मैडम भिकाजी कामा के बारे में जानकारी है, वे भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। उन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण करके भारत की आज़ादी के लिए प्रचार किया। वे महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों का प्रबल समर्थक थी। वे भारत की ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की भी मुखर आलोचक थी। वे स्वतंत्रता के लिए भारत में संघर्ष और अग्रदूतों में से एक थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंत किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? इसका आंसर है बहादुर शाह जफर के काल में। मुगल साम्राज्य का अंत बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के शासनकाल में हुआ था। 21 सितंबर 1857 को उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर विलियम हॉर्सर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश ने उनका राज्य खत्म कर दिया और उनकी जगह ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। मुगल साम्राज्य पतन की वजह है सिखों, मराठों, जाटों और राजपूतों के साथ संघर्ष। औरंगजेब की नीतियों की वजह से राजपूतों का साम्राज्य में मोह भंग हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ने के बाद
उसने मुगल बादशाह शाह आलम को भी पराजित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर है 250 यानी 250। भारत की राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। यह हर दूसरे साल राज्यसभा में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो सकते हैं। हर सदस्य 6 साल का कार्यकाल के लिए चुना जाता है। राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें राज्यसभा के चुनाव में राज्य विधानसभा में एकल हस्तांतरीय मत के जरिए होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों में एक उपसभापति का चुनाव होता है। सबसे वरिष्ठ मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है को प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे मामलों में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगम युग के दौरान कौन सा राजवंश सत्ता में नहीं था? इसका आंसर है गुप्त राजवंश। पल्लव वंश संगम युग के दौरान सत्ता में नहीं था। गुप्त साम्राज्य के साथ साथ पल्लव वंश भी साम्राज्य में नहीं था। संगम युग में दक्षिण भारत के चेर, चोल और पांडव राजवंश में शासन था। संगम युग के बारे में ज़्यादा जानकारी, संगम काल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईस्वी तक समय था इनका। और संगम काल के साहित्य में इन राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। संगम काल के चोल साम्राज्य आधुनिक तिरुचि जिले के आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। पांड्य साम्राज्य तमिलनाडु में स्थित था। संगम साम्राज्य और ब्राह्मणों में उत्कृष्ट पुजारी माना जाता था। चेरों द्वारा शासित क्षेत्र में कोचिन, उत्तरी त्रावणकोर और दक्षिणी मालावा शामिल थे। चेरों को प्रतीक चिन्ह धनुष और बाण था। चेरों की राजधानी तिंजानखुर, खंडालूर और करुणवाजी के वाजीमुथुर थी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक कल्याण निर्देशक प्रिंसिपल किसके तहत आता है? इसका आंसर है गार्डियन प्रिंसिपल। इसका अगला क्वेश्चन है, शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? इसका आंसर है फ्रांस। इस अभ्यास के जरिए दोनों देशों में सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन, सौहार्द और सुरक्षा सहयोग का स्तर बढ़ाया है। इस अभ्यास में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और को बढ़ावा मिला है। इस अभ्यास में अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों का संचालन पर जोर दिया गया है। इस अभ्यास में आतंकवादी कार्रवाई पर जवाब देते हुए निर्धारित क्षेत्र पर कब्जा करना, खुफिया और निगरानी केंद्र की स्थापना, हेलीपैड, लैंडिंग स्थल की सुरक्षा और ड्रोन और काउंटर ड्रोन के सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। भारत और दूसरे देशों के बीच होने वाले कुछ सैन्य अभ्यास इस प्रकार है, जैसे युद्ध अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच में गरुड़ शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के बीच में संप्रीति, भारत और बांग्लादेश के बीच में मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच में मैत्री व्यायाम, भारत और थाईलैंड के बीच में व्रज, भारत और अमेरिका के बीच में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। आज की वीडियो यहीं तक है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपका एग्ज़ाम कब और कौन सी शिफ्ट में है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो नए हैं इस हमारे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।